Hello everyone, welcome back in the Essay Enrichment Program course. This is lecture 3 and in today's class we will discuss how to write conclusion part for the essay. Till now we have discussed in lecture 1 the overall essence of essay writing and its syllabus and certain do's and don't. Lecture 2 में हमने समझा how to write introduction part and in how many ways we can start our essay. Then after this one is lecture 3 जिसमें हम लोग समझेंगे कि how to write conclusion and after that there will be lecture 4 the most important part of our discussion जिसमें हम लोग समझेंगे the different ways to start the body part. So focus करते हैं आज के लेक्चर पे and let's start today's class. और सबसे पहले समझते हैं कि कंक्लूजन राइटिंग में हमें क्या नहीं करना होता है. देन आफ्टर हम लोग डिटेल में समझेंगे क्या क्या हमें कंक्लूजन के लिए करना है, कैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट हम समझते हैं कि ऐसे राइटिंग में क्या बिल्कुल नहीं करना है. तो फर्स्ट पॉइंट है डू नॉट समराइज इट. देखो मोस्ट ऑफ पीपल समझते हैं क्या कंक्लूजन मीन्स राइटिंग समरी, बट यदि आपको ऐसे राइटिंग की स्ट्रक्चर याद होगी जो हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था जब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था क्या हमारे इंट्रोडक्शन का 3 पार्ट होता है. फर्स्ट पार्ट आप आइदर कोट, एनेक्डोट, प्रीमाइस से आप स्टार्ट करते हो. देन आफ्टर आप लिंकिंग पैरा लगाते हो, मतलब जो आपने सपोज किया कोट लिखा है या दोहा लिखा है उसकी रेलिवेंस बताते हो, हाँ कि इस कोटेशन का ये रेलिवेंस है इस ऐसे में. देन आफ्टर हमने जो बात किया था द इम्पोर्टेंट पार्ट की जो थर्ड पैरा था हमारा, तो थर्ड पैराग्राफ में हमें ऐसे राइटिंग में क्या करना था, टेल द एग्जामिनर व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऐसे. मतलब ओवरऑल इसेंस जस्ट लाइक कि एक समरी उसे प्रोड्यूस करना होता था हमें थर्ड पैराग्राफ में, जिसमें हम लोग बताते थे कि हम आगे क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या बता, उसको ओवरऑल सब कुछ हमने एक समराइज्ड वे में बता दिया. तो यदि आप खुद सोचिए, यदि द सेम थिंग्स को हम कंक्लूजन में जाके लिखे फिर से समराइज करें तो कोई मतलब नहीं बनता है. एंड सेकेंड थिंग क्या होता है, क्या यह कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं करता है हमारे एसे में, और अननेसेसरली हम लोग 4-5 लाइन और ऐड कर देते हैं. तो हम लोग कुछ ऐसा चीज़ ऐड करेंगे जो कि हमारे एसे को वैल्यूज़ दे और हमें मार्क्स दिलाए. तो फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान में रखनी है क्या, हमें इसे समराइज नहीं करनी है. और सेकेंड पॉइंट है डोंट राइट इट इन 1 or 2 स्टेटमेंट. इससे ये मैसेज जाता है एग्जामिनर को कि हमारे पास अब कंटेंट ख़त्म हो चुकी है, सो फाइनली जल्दी जल्दी में हमने 1 or 2 स्टेटमेंट में लिख दिया. ऐसे राइटिंग कभी भी पहली बात तो स्टेटमेंट में नहीं लिखनी है, हमें पैराग्राफ में लिखनी है. और प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग के साथ हम लोग देखेंगे कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है. थर्ड वन इज डोंट स्टार्ट अ फ्रेश आर्गुमेंट. अब ऐसा हमें नहीं करना है कि कंक्लूजन लिखते समय एक नया पॉइंट छेड़ दिया, बिल्कुल नहीं. जो आपने लिखा है उसी को अब कंक्लूड करना है, कंक्लूजन का यही मतलब होता है. एंड द फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज डोंट बी अपॉलोजेटिक. मतलब क्या, because in body parts we already writes about what are the shortcomings, what are the limitations, what are the shortfall, negative of the issues. तो फिर से हमें कंक्लूजन पार्ट में अपने आप को ये नहीं शो करना है कि हम हर कुछ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. एज फॉर एग्जाम्पल जैसे समझिए, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में उस समय जब एग्जाम्पल ले रहे थे तो उसमें डिस्कस किया था कि यस आवर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है. तो वो उसकी जितनी सारी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी इश्यूज होगी, हम वो बॉडी पार्ट्स में लिख देंगे. बट फाइनली जाके कंक्लूजन में जाके हम ये नहीं लिखेंगे यस आवर पीएचसी इज़ वेरी बैकवर्ड, इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री, वी कांट डू एनीथिंग. ऐसा नहीं लिखना है. हम लिखेंगे, हमें एक होप देनी है कि डिस्पाइट हैविंग सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर डूइंग दिस थिंग्स एंड द रिजल्ट विल बी फ्रूटफुल. इस तरीके से हमें अपनी कंक्लूजन को समाप्त करना है. अब आते हैं मेन मुद्दा की बात कि हाँ ये सब तो सही है सर, लेकिन कंक्लूजन में लिखना क्या है, क्या होता है कंक्लूजन में, हमें करना क्या होता है.
बहुत ध्यान से समझिएगा इस जगह कि देखो, एक तो पहली बात ये समझो, कंक्लूजन हमारा जो ये लास्ट पार्ट है वो दो पार्ट में हमें लिखनी होती है कंक्लूजन को। कुछ इस तरीके से, मान लो अब लास्ट ये पूरी हमारी A4 शीट का पेज होगी और जो लास्ट पैराग्राफ में अब हमें लिखनी है, यहाँ पे मान लो हमारा बॉडी ख़त्म हो चुका है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में जब ये स्टार्ट होगा यहाँ से लिखना, तो हम लोग पहले लिखेंगे पेनल्टीमेट कंक्लूजन एंड देन आफ्टर हम लोग लिखेंगे अल्टीमेट कंक्लूजन। अब ये क्या बला है पेनल्टीमेट और अल्टीमेट? देखो, पेनल्टीमेट का ही दूसरा नाम है वे फॉरवर्ड एंड अल्टीमेट कंक्लूजन का नाम है ओवरऑल इन्फेरेंस वट एवर यू हैव गेन फ्रॉम द टॉपिक। अब मान लो हमें वे फॉरवर्ड लिखनी है। देखते हैं, ये वर्ड को भी समझते हैं। पहले समझते हैं वे फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है। आम भाषा में हम लोग अक्सर टॉपिक में देखते हैं, जब हम लोग इवन करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वहाँ पे वे फॉरवर्ड लिखा रहता है। कभी जब आप ध्यान से देखिएगा तो वे फॉरवर्ड में हम लोग वही पॉइंट को लिखते हैं जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसकी सॉल्यूशन। दैट मीन्स, तो देखो कैसे कितनी स्ट्रक्चर्ड वे में पूरी ऐसे डिज़ाइंड होती है। मतलब क्या, हम पहले लिखेंगे कोई भी पार्ट की प्रोस्पेक्ट्स होगी, तो प्रोस्पेक्ट्स लिखा। इसे भी यदि समझ में नहीं आ रहा होगा क्या प्रोस्पेक्ट्स होता है, कैसे ये होगी, थोड़ी सी भी घबरानी नहीं है, हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर द एंड ऑफ लेक्चर 4। आप देखिएगा आपके पास इनफ कंटेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि आप कोई भी टॉपिक पे आराम से स्टार्टिंग में 500-600 वर्ड में ऐसे लिख दीजिएगा। देन आफ्टर जब हम लोग कंटेंट बिल्डिंग का पॉइंट करेंगे, कुछ फॉर्डर पॉइंट इकट्ठा करेंगे, हर एक टॉपिक पे कुछ रेडीमेड पॉइंट तैयार रखेंगे, तो आप इजीली जो है 1000-1200 के बॉर्डर तक आप पहुंच जाएंगे। सो घबराना बिल्कुल नहीं, अभी बस मुझे समझाना है कंक्लूजन। आप बॉडी पार्ट को भूल जाइए, बॉडी पार्ट समझ में आएगी। तो मेरा बस यहाँ पे इतना कहने का मतलब है, हमारी जो भी प्रॉस्पेक्ट्स है, जो भी इशूज़ चैलेंजेस है, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो जो हमने जो इशूज़ बताया, ये चीज़ प्रॉब्लम है, उसकी सॉल्यूशन भी तो हमें ही बतानी होगी। तो उसी सॉल्यूशन को जो फर्स्ट पार्ट ऑफ कंक्लूजन होता है, जिसे हम लोग पेनल्टीमेट कंक्लूजन कहते हैं, उसी को लिखना होता है। देखिए क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, वट एवर इशूज़ दैट यू हैव डिस्कस्ड सो फार, दिस सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम और इशूज़ रेफर्ड एज वे फॉरवर्ड। उसी के सॉल्यूशन को वे फॉरवर्ड कहा जाता है। और ज़्यादा क्लियर होगा जब हम लोग अभी ये टॉपर्स की कॉपी देखेंगे कैसे लिखा जाता है वे फॉरवर्ड को। और इसमें ध्यान बस ये पॉइंट रखनी है, जब भी हमें वे फॉरवर्ड लिखनी हो तो एक्चुअली हम उसकी सॉल्यूशंस बताएंगे, तो हम अपनी सॉल्यूशंस को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। फर्स्टली दिस इज द सॉल्यूशन, सेकेंडली दिस वन इज द सॉल्यूशन, थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली, इस तरीके से 4-5 पॉइंट हमें लिख देनी है। या तो आप ऐसे कर सकते हो और लिखा हुआ इसके बाद आइदर यू, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ओनली आप फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली लिखते लिखते अपना 4-5 बता दीजिए सॉल्यूशंस, फिर आगे बढ़ जाइए ओवरऑल इन्फेरेंस पे, मतलब पेनल्टी अल्टीमेट कंक्लूजन पे। और यदि आपको फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली नहीं लिखना है, तो सॉल्यूशन देने का तरीका और ये भी हो सकता है कि यस, सोशली वी कैन डू दिस थिंग, पॉलिटिकली हम ये कर सकते हैं, और इकोनॉमिकली हम ये काम कर सकते हैं। आइदर ये हो सकता है, और भी ऑप्शंस है। और हम लोग कुछ इस तरीके से अपनी सॉल्यूशंस रख सकते हैं कि हाँ, हम इंडिविजुअल लेवल पे ये सब काम कर सकते हैं, सोसाइटल लेवल पे ये वर्क हो सकती है, नेशनल लेवल पे हो सकती है, एंड ग्लोबल लेवल पे ये हो सकती है। कुछ इस तरीके से अपने आप को सेंटर में रखना है, उसके बाद सोसाइटी लेवल पे, उसके बाद नेशनल लेवल पे, देन आफ्टर ग्लोबल लेवल पे। और ऑप्शंस हैं। और यदि आप ये भी नहीं चाहते हैं इस तरह से लिखना, इस तरह से लिखना, हालांकि ये आप पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा टॉपिक किस तरह का है। जैसा टॉपिक होगा उसी तरीके से किसी टॉपिक पे आपको सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली आपको सॉल्यूशंस देना होगा। कहीं आपको इथिकल टॉपिक है, इथिक्स से, मोरालिटी से टॉपिक रिलेटेड है, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको खुद के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे होगा, फिर सोसाइटल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल, देन आफ्टर ग्लोबल लेवल। ये सब कुछ डिपेंड करेगा टॉपिक पे। और क्या मेथड्स हो सकता है
कि हाँ, हम जब वे फॉरवर्ड दे, जब हम सॉल्यूशंस दे, तो वो हो सकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल पहले सॉल्यूशन की ज़रूरत हो, देन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशनल हो, आफ्टर दैट एटीट्यूडनल हो। इसे बहुत अच्छा से एक एनालॉजी से आप समझ सकते हो। क्या? जैसे मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो हमें अपनी क्या करनी है ना, प्राइमरी एजुकेशन को सॉल्व करनी है। तो प्राइमरी एजुकेशन को यदि सॉल्व करनी है तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे क्या सॉल्यूशंस हो सकती है? हम पहले बिल्डिंग तो बना ले, जिस बिल्डिंग में बच्चे पढ़ेंगे, बिल्डिंग बना लिया हमने, बोर्ड बना लिया, स्मार्ट बोर्ड लगा दिया, ये चीज़ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे लगा दिया। अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशनल, कि ठीक है सिर्फ स्कूल ही तो नहीं बच्चे को पढ़ाएगा, उसके लिए टीचर होना चाहिए। तो उसके बाद तो पहली बात तो सेकंड नीड है कि उसे इम्प्लीमेंट करने वाला टीचर हो, और तो और यदि स्कूल में मान लो आपने न्यू टेक्नोलॉजी लगाया हो, उस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए टीचर को आता भी तो हो। टीचर शुड नो हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी, हाउ टू टीच द स्टूडेंट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वे में। तो इम्प्लीमेंटेशनल क्या क्या चैलेंज है, उसकी क्या सॉल्यूशंस हो सकती है, हम वो लिख सकते हैं। फिर एटीट्यूडनल लेवल पे आप मान लो कि क्या पीपल रेडी है अपने एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। देखो, नो अमाउंट ऑफ चेंज इज पॉसिबल और वुड बी इफेक्टिव until unless this section of society for whom the change has been introduced is ready to accept the change। आप कुछ नहीं कर सकते हो जब तक क्या हो, इंसान का एटीट्यूड चेंज ना हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया, जिसके तहत हर घर में शौचालय बनाना था। बट अभी जब आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे कुछ कुछ घर में, तो उसे कैसे वो लोग यूज़ करते हैं, तो उसे अनाज रखने के लिए, लकड़ी रखने के लिए उसे यूज करते हैं। कई जगह आप स्कूल में देखिएगा तो स्कूल में पढ़ाई छोड़ के सारा काम हो रहा है, वहाँ पे मवेशी को बांधा जा रहा है। कोई शादी समारोह होगा तो उसमें पूरा वो बुकिंग चलेगा, आदमी अनाज वहाँ पे सुखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदमी एटीट्यूडनल अपने आप में चेंज नहीं लाना चाहता है। तो हम इस तरीके से भी अपना वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, मतलब सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। देन आफ्टर बात आती है द लास्ट पार्ट ऑफ आवर कंक्लूजन, दैट इज अल्टीमेट पार्ट ऑफ आवर कंक्लूजन, जहाँ पे हमें क्या लिखनी होती है। इसमें हम लोग लिखते हैं कि एकदम बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, अब ओवरऑल ऑब्जर्वेशन आपकी क्या रही, उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही, क्या एक दो लाइन आपके पास है अवेलेबल कि जो बस वो एक दो लाइन लिख दिया, पूरा का पूरा वो जो है ना गीता सार आपने लिख दिया, कुछ इस तरीके का। ये भी आपको पता चलेगा ये सब चीज़ क्या होता है, कैसे लिखेंगे। बिल्कुल लोड नहीं लेना है, आराम से इसे समझना है। और अभी हम लोग एग्जाम्पल से और डिटेल में से समझेंगे। एक बात जो और ध्यान में रखनी है, जब हमें इस चीज़ को हम जब पेनल्टीमेट कंक्लूजन लिख रहे हो तो ये मोस्टली 100 से 150 वर्ड में लिखा जाना चाहिए, और जो ओवरऑल इन्फरेंस होगा वो मोस्टली मैक्सिमम 50 वर्ड, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है हमें अपने अल्टीमेट कंक्लूजन को। सेकेंड थिंग, जब हम पेज में लिखते हैं यूपीएससी के आंसर फॉर्मेट वाले पेज में, तो वो आपकी जो है पेनल्टीमेट कंक्लूजन वे फॉरवर्ड 1.5 पेज में जाना चाहिए, और ओवरऑल इन्फरेंस हार्डली 50 वर्ड में, मतलब ये 4 से 5 लाइन में ये होनी चाहिए। एक बात आपको पता होगा, और हम लोग जब बॉडी पार्ट करेंगे तो और डिटेल में समझेंगे, हमें टोटल जो है ना 1200 वर्ड की ऐसे लिखनी होती है, 1 ऐसे 1200 वर्ड की। बट पहली बात तो ये है कि यदि 1200 के बदले में आप मान लो 1000 वर्ड ही लिखे हो, ऐसा नहीं है कि कोई आपका गला काट देगा या फिर जो है नंबर नहीं देगा, कोई चेक नहीं करने जा रहा है, तो ये इतना चल सकता है, ये मतलब इतना मैनेजेबल है। तो इसका मतलब है इसके वे पे यदि आप 1200 वे पे आप करो तो सबका मैक्सिमम पॉइंट ले लो। मतलब क्या, आप इंट्रो यदि 200 वर्ड में लिखते हो, जो बॉडी पार्ट है 800 वर्ड में, और कंक्लूजन भी 200 वर्ड में, तो आपका टोटल 1200 होता है। बट आप इसे 150 भी रख सकते हो, इसे 700 750 रख सकते हो, इसे 150 पार्ट में कंक्लूजन रख सकते हो। इस तरीके से 1000 तक भी कोई इशू नहीं है, और मोस्टली पीपल 1000 वर्ड में ही लिखते हैं। हालांकि वर्ड कोई काउंट नहीं करते हैं, थोड़ी अपनी वर्ड की जो है गैप बढ़ा देते हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी लिखने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी पेज को जल्दी से फिलअप कर पाए। तो अभी तक हमने क्या समझा, एक लाइन में यदि हम रिकैप करें,
हमें अपनी कंक्लूजन को समराइज बिल्कुल नहीं करना है और हमें लास्ट में जो है एक होप देनी है, अपोलोजाइज नहीं करनी है। देन आफ्टर कंक्लूजन की दो पार्ट होती है। फर्स्ट वन हम लोग पेनल्टीमेट कंक्लूजन लिखते हैं, देन आफ्टर अल्टीमेट कंक्लूजन लिखते हैं। पेनल्टीमेट मतलब क्या होता है, जो हमने इशूज रेज किया है बॉडी पार्ट में, जो प्रॉब्लम्स रेज किया है उसकी सॉल्यूशन लिखना ही वे फॉरवर्ड कहलाती है। यह 150 वर्ड में लिखा जाता है। अल्टीमेट कंक्लूजन मैक्सिमम 50 वर्ड्स में होना चाहिए और ये बताता है ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस। जब आप वे फॉरवर्ड लिख रहे हो, सॉल्यूशंस लिख रहे हो, आपको स्टार्ट करने के लिए 1 2 3 4 वेज मैंने यहाँ पे बताया है, बाकी और तरीका मिलेगा जब आपको। तो आइदर आप फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली करके सॉल्यूशंस बता सकते हो, या सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, साइंटिफिकली, इन्वायरमेंटली आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और कर सकते हो या तो इंडिविजुअल लेवल पे ये सॉल्यूशंस हो सकती है, चेंजेस हो सकती है, सोसाइटल लेवल, नेशनल लेवल एंड ग्लोबल लेवल। देन आफ्टर एक और मेथड से इंफ्रास्ट्रक्चरल, इम्प्लीमेंटेशनल एंड एटीट्यूडनल। जब कोई सोशल टॉपिक हो तो वहाँ पे हम इस तरह का कंक्लूजन दे सकते हैं हेडिंग बना के। अब हम लोग देखते हैं क्या रियलिटी में जो हमने मॉडल पढ़ा, क्या ऐसा ही आंसर लिखा जाता है, क्या ऐसा ही टॉपर्स भी आंसर लिखते हैं। तो फर्स्ट कॉपी हम लोग देखते हैं जो कि सौम्या शर्मा जी का है। ये टॉपर रही थी, आई थिंक रैंक इनका 44 था। देखते हैं तो टॉपिक का नाम क्या है, इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल नीड ऑफ द आवर। आपको याद होगा इसकी इंट्रो भी हमने डिस्कस किया था जब हम लोग इंट्रो पढ़ रहे थे। इस समय हम इंट्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देंगे, बॉडी पे भी छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग चल रहे हैं कंक्लूजन पार्ट जहाँ से इन्होंने अपना लिखना स्टार्ट किया था। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें जो ध्यान में आपको रखनी है, जब कभी भी आप चाहे इंट्रो लिखो, बॉडी लिखो और कंक्लूजन लिखो, उसे पेज में लिखना नहीं होता है, ये आपके मन में चलेगा। मतलब आपका इंट्रो खत्म हुआ, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे, बॉडी पार्ट स्टार्ट करेंगे, बॉडी पार्ट खत्म होगा, थोड़ा सा गैप छोड़ना है, पैराग्राफ चेंज करना है, वो फिर कंक्लूजन हो जाएगा। कहीं भी नहीं लिखना है इस तरह से कंक्लूजन इंट्रो, बिल्कुल नहीं। देखते हैं, मैंने यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये बात लिखा है, कंक्लूजन वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो कंक्लूजन में इसने क्या लिखा है, द वे अहेड, मतलब अब आगे क्या। देखो तो क्या कहता है, क्या एक चीज और यहाँ पे समझने वाली बात है, कंक्लूजन लिखने से पहले डायरेक्ट ऐसा नहीं किया इसने, डायरेक्ट इसने सॉल्यूशंस देना स्टार्ट कर दिया। याद है जब हम लोग लेक्चर 1 कर रहे थे तो हमने जो अपना एक पॉइंट याद रखा था क्या, कि हमें हमेशा ये इंश्योर करना है क्या, हमें अपनी जो फ्लो है, जो कोहेरेंस है, उसे मेंटेन करके रखना है। ध्यान में होना चाहिए आपको। फर्स्ट हम जब ये हमारे सिलेबस की भी डिमांड थी कि जो जब हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कि क्लोज टू द टॉपिक फर्स्ट पॉइंट था, देन आफ्टर था कंसाइज प्रेजेंटेशन एंड आफ्टर दैट थर्ड नंबर में अरेंज योर आर्ग्यूमेंट इन ऑर्डरली फैशन, दैट मीन्स मेंटेन फ्लो और कोहेरेंस। इसे करने के लिए हमने सीखा था 2 तरीका होता है। एक तो आप क्या करो, लिंकिंग स्टेटमेंट डालो, एंड सेकेंड वन इज मेक यूज ऑफ सब हेडिंग। सब हेडिंग डालना हालांकि थोड़ी टफ जॉब होती है। सब हेडिंग वही डाल सकता है जो मोस्टली 2-3 मंथ तक थोड़ा वर्क किया है, न्यूज़पेपर से एक हेडिंग खोज के उसने प्रॉपरली याद कर लिया है और जब ज़रूरत पड़ेगी वो एग्ज़ाम में यूज कर सकता है। यदि सबसे आसान तरीका है, क्या करना बताया था हमने कि लिंकिंग स्टेटमेंट आप लिख दो। मतलब जब आप एक न्यू आर्गुमेंट लिख रहे हो तो ऊपर वाली पॉइंट के बारे में 2 लाइन लिख दो और जो आप न्यू पॉइंट लिखोगे उसके बारे में 2 लाइन लिख दो। डिटेल में हमने किया था, अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं बात करेंगे इस पर, आप लेक्चर 1 पे एक बार रिकैप कर लीजिएगा। अभी हम लोग समझते हैं, सॉरी कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे थे। वी आर डिस्कसिंग हियर कि कंक्लूजन इनका स्टार्ट होता है। देखते हैं तो देखो इसने पहले लिंकिंग स्टेटमेंट से क्या किया है, अपनी सेंटेंस को ऐड किया है। तो कहता है क्या, द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ वेल डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल आर एंडलेस एज इलिस्ट्रेटेड एवर। देखो यही चीज था कि इसने जैसा ऊपर इलिस्ट्रेट किया था, यही करते हैं हम ना लिंकिंग स्टेटमेंट में। 2 लाइन ऊपर के बारे में बता देते हैं, फिर नीचे जो लिखना है वो बता दिया, देन आफ्टर हम उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो
कहता है क्या, एज illustrated above, therefore it is imperative to have high investment in this field, मतलब ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट इस दिस फील्ड में हमें हाई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. देयर आर मेनी वेज टू अचीव दिस गोल. बस हमने इन्हें अब लिखना था, ये वे फॉरवर्ड लिखना था, तो इसने ये लिख दिया बहुत तरीका हो सकता है, और उसके बाद 2 लाइन ऊपर के बारे में लिख के स्टेटमेंट को लिंक कर दिया, जिससे कि कोहेरेंस और फ्लो मेंटेन रहा ऐसे का. अब देखो इसने सॉल्यूशंस भी किस तरह से किया है. तो इस तरीके से पहले कहता है क्या, पॉलिटिकली क्या क्या हो सकता है. कहता है अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल टू बी टेक डिफिकल्ट डिसीजंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, while short term and immediate return giving decision help, says the vote bank. It is usually long term decision which give the highest dividend. कहता है शॉर्ट टर्म के लिए पॉलिटिशियन हो सकता है, कर सकते हैं क्या, वो वोट बैंक की राजनीति कर सके, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में यदि देखना है ह्यूमन डेवलपमेंट, तो आपको क्या करना होगा, उसमें अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, और जब वो आपको डिविडेंड देगा तो हाईएस्ट डिविडेंड देगा. यह एक सॉल्यूशंस हुआ कि वो क्या कर रहा है, क्या पॉलिटिकली हमें क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल लीडर को थोड़ी सी जो है जो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है उसके लिए क्या करे, अधिक जो है क्या रिसोर्स की एलोकेशन करे, बजटरी एलोकेशन करे. सेकेंड वन इज द सेम पॉइंट, इकोनॉमिक पॉइंट, द बजटरी कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिलेटेड सेक्टर्स शुड बी इंक्रीज्ड. यही बात है कि अब हमें ये इनका क्या कहना चाह है कि हम जो बजट है हमारा, तो बजट में भी क्या करें, एलोकेशन को इंक्रीज किया जाए. इफेक्टिव एंड रियल पावर शुड बी डेवलप टू लोकल बॉडी टू इंश्योर हायर अकाउंटेबिलिटी इन सर्विस डिलीवरी. देन आफ्टर लोकल बॉडीज पे क्या क्या सॉल्यूशंस होनी चाहिए, ये हो गया. एंड द बेस्ट प्रैक्टिस कलेक्टेड बाय नीति आयोग शुड बी इनडायरेक्टली डिसेमिनेटेड विद द रेलिवेंट स्टेट फंक्शनरीज. हो गया. उसके बाद the continued cooperation of both the voluntary and the private sector should be taken in this regard. ह्यूमन डेवलपमेंट में ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट प्लेयर को भी सामने आना चाहिए. देखो तो इसने प्राइवेट को भी शामिल कर लिया, बाकी वो सब भी पॉइंट था. देन आफ्टर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल विच इज बीइंग टेस्टेड इन वेरियस क्या है ये, हाँ ये इसके बारे में बात कर रहा है, प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में, जिसमें कि हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं पीएचसी से, जिसमें कि पब्लिक प्राइवेट इंटरप्राइज की योगदान मिलके, मतलब प्राइवेट प्लेयर साथ आ रहे हैं गवर्नमेंट के, और दोनों मिलके अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बना रहे हैं. तो कहता है क्या, द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल विच इज़ बीइंग टेस्टेड इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स इन हेल्थ एंड एजुकेशन इज़ अ गुड वे फॉरवर्ड. ये हो गया. फिर कहता है क्या, द गैप बिटवीन सिटीज़ एंड विलेज मस्ट बी रिड्यूस्ड. ये भी एक सॉल्यूशन हुआ कि जो हमारी इतनी जो गैप बढ़ते जा रही है गांव और शहर में, वो भी कम होना चाहिए. देन आफ्टर रिफॉर्म इन एजुकेशन सच एज, जो अब देखो इसको करंट से भी 1-2 पॉइंट डाल दिया. स्वयं मासिव ऑनलाइन कोर्सेस है, सेटिंग ऑफ हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी हीरा एंड इट्स सिमिलर फाइनेंसिंग अथॉरिटी शुड बी एक्सपीडिटेड. तो हमने करंट से भी इसने कुछ पॉइंट डाल दिया. उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब है क्या, इंसान को स्किल बनाना. और ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी एक पर्सन जो है, ये पर्सन मान लो एक बच्चा है, यह ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे बनेगा, ये कैसे एक कैपिटल एक रिसोर्स की तरह वर्क करेगा. तो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, जब आप इसमें क्या करते हो, अच्छी एजुकेशन डालते हो, इसमें हेल्थ इसको प्रोवाइड करते हो, बच्चा हेल्दी रहता है. देन आफ्टर क्या हो, इसमें कोई स्किल है, तो ये क्या बन जाता है, इंसान ही बन जाता है, रिसोर्स. बिकॉज इसलिए रिसोर्स बनता है क्योंकि अब वो नए नए इकोनॉमिक जो है क्या अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकता है. देन आफ्टर जो हम लोग बात कर रहे थे, जो हमारे कंक्लूजन का जो सेकेंड पार्ट होता है, दैट इज़ नोन एज अल्टीमेट कंक्लूजन. मतलब ऐसा 1-2 लाइन लिख दो कि जो है कि आपका वो दीवाना हो जाए एग्जामिनर. तो इसमें क्या है, देखो अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है, ओवरऑल इन्फ्रेंस, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज आवर chance to ensure that the demographic dividend does not turn into demographic disaster.
देख रहे हो क्या मतलब शानदार लाइन है कि यहाँ पे कहना इनका है कि इसलिए ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, अदरवाइज क्या होगा, जो इंडिया अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया में, वो कहीं जो है ना डेमोग्राफिक क्या हो, डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बन जाए। देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, हालांकि जीएस की टॉपिक है, मतलब ऐसा वर्किंग एज ग्रुप जो कि इकोनॉमिकली वायबल हो। जैसे कि आपको पता होगा इकोनॉमिक्स के टर्म में जो बच्चा होता है और जो बूढ़ा होता है, चाइल्ड एंड ओल्ड पर्सन्स आर लायबल टू इकोनॉमिक्स, और यंग पीपल जो है वो प्रोडक्टिव पीपल होता है, बिकॉज वो जॉब करता है, इकोनॉमिक्स के लिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। तो वो जो हमारे पास जो आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास जो दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है, यदि हम उसे अच्छी शिक्षा, अच्छी स्किल, अच्छी नॉलेज, अच्छी जो है कि हेल्थ केयर से फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो वही डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या हो जाएगा, डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इसके बाद वाला लाइन, वही बोला ना कि एक दो लाइन आपको सेलेक्ट करना है जो कि बस वो एग्जामिनर दीवाना हो जाए आपका, वो क्या पॉइंट लाइन है यहाँ पे देखो। तो पहले बात तो ये बोल दिया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होना चाहिए, वो डिजास्टर ना बन जाए, एंड द इंडियन एलिफेंट मस्ट डांस एंड नाउ इज द टाइम टू मेक इट हैपन। मतलब क्या, इंडियन एलिफेंट मस्ट डांस मतलब क्या, जो हमारे पास जो इंडिया के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो मस्ट फुलफिल होना चाहिए, और ये चीज़ जो है नाउ इट इज़ द टाइम टू मेक इट हैपन, और अब ये ज़रूरत हो गई है, समय की मांग है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। अब देखो ऐसे की जो टॉपिक थी क्या क्लियरली इसने सिग्निफाई कर दिया। यस, ऐसे की टॉपिक थी क्या कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज़ द नीड ऑफ द टाइम, तो इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल इज़ द नीड ऑफ द आवर, बिल्कुल इसने बता दिया। यस, इट इज़ द टाइम कि हम जो है क्या करना चाहिए, इंडियन एलिफेंट शुड डांस। ओके, तो ये फर्स्ट ऐसे था हमारा। सेकंड ऐसे दिव्यांशु निगम जी का है, ये भी यूपीएससी टॉपर रहे हैं, इनकी कॉपी में देखते हैं क्या। तो सेकंड इनका ऐसे का टॉपिक था, डाटा इज द न्यू ऑयल फॉर 21st सेंचुरी। आपको याद होगा यदि हम जब एनेक्डोट्स लिख रहे थे, जब लेक्चर 2 में जब इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था क्या हमारा इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपसे मैंने ये वाला डिस्कस किया था रमेश के बारे में। आप इस तरह से एक अपने मन से कोई कहानी बना के आप इस चीज़ को सिग्निफाई कर सकते हो। तो इंट्रो पार्ट में हमने देखा था कि रमेश एक स्मॉल फार्मर है, बट उसके पास आज क्या है, एक्सेस टू एक्चुअली डाटा उसके पास अवेलेबल है, उसके पास सॉइल हेल्थ कार्ड है, उसके पास मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मॉनसून की न्यूज़ आ जाती है, जिससे क्या कर सकता है रमेश, बिल्कुल वेल अवेयर्ड, वेल अलर्ट रहता है। सो उसके लिए डाटा कितना हेल्प कर रहा है, हमने इस एनेक्डोट के जरिए क्या किया था कि इस चीज़ को टॉपिक के इंट्रो को लिखा था। आप इसको आराम से पढ़िएगा, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और उसके बाद देखो इसने फिर इसके बाद लिंकिंग पैराग्राफ भी लिखा। देखो स्ट्रक्चर वही है, आप किसी भी कॉपी को निकाल के देख लो, इसी तरीके से ऐसे लिखा जाता है। इंट्रो के 3 पार्ट्स होती है, और उसके बाद जो है और कंक्लूजन भी उसी तरह से। इनका कंक्लूजन देखते हैं, डाटा इज़ द न्यू एल टॉपिक था, और कंक्लूजन देखो कुछ यहाँ से कंक्लूजन है, वेट अ सेकेंड। हाँ देखो, और इसने क्या आपको, जैसे मैंने बताया था कि आप फ्लो और कोहेरेंस को मेंटेन रखने के लिए क्या कर सकते हो, सब हेडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसने सब हेडिंग का इस्तेमाल किया क्या, तो इसने सब हेडिंग बनाया, हाउ वी शुड प्रिपेयर आवर सेल्व्स टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ दिस डेटा रिवॉल्यूशन। मतलब अभी जो डेटा रिवॉल्यूशन चल रहा है उसका हम लोग कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं अधिक से अधिक। टॉपिक क्या था, डेटा इज द न्यू ऑयल। तो उस पॉइंट को अब ये क्या जस्टिफाई कर रहा है बाय द हेडिंग, क्या हाँ हम कैसे क्या कर सकते हैं। इसके पहले इसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी बताए थे, डाटा कोलोनाइजेशन वगैरह इसने बताया, लेकिन ये अभी बात कर रहा है क्या, अब इसकी सॉल्यूशंस दे रहा है कि हाँ कैसे हम लोग जो है इसको जो है जो डाटा रिवॉल्यूशन चल रहा है हम इसका मैक्सिमम यूज़ कर पाए। और हमने बात किया था कुछ देर पहले, जब आपको कोई चीज़ दिमाग में नहीं आए, सोशली, पॉलिटिकली, सोसाइटली, ये सब नहीं आए, तो आप फर्स्टली पॉइंट करके, सेकेंडली, थर्डली करके भी क्या कर सकते हो, आप सॉल्यूशन दे सकते हो।
बिल्कुल वही चीज़ आपको मिलेगा जो जितना मैंने बताया है अभी आपको, कि हमारा जो कंक्लूजन होगा 2 पार्ट होगा। फर्स्ट वन इज़ पेनल्टीमेट कंक्लूजन। पेनल्टीमेट कंक्लूजन में हमें सॉल्यूशंस बतानी होती है प्रॉब्लम्स की, एंड अल्टीमेट में ओवरऑल इन्फ्रेंस। देखो इसने क्या कहा, फर्स्टली वी नीड टू डेमोक्रेटाइज दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ डेटा। डेमोक्रेटाइज मतलब करना क्या, आज के समय में क्या है, कुछ सीमित पर्सन के पास क्या है ना, एक्सेस टू डेटा है, एक्सेस टू डाटा, मैनेजमेंट टू डाटा। लेकिन ये क्या कर रहा है कि इसको डेमोक्रेटाइज करना चाहिए ताकि सभी पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास ऑफ पीपल वो भी उतना ही यूज कर पाए जितना कोई और कर सकता है। तो इसको डेमोक्रेटाइज किया जाए, एक गरीब आदमी भी डेटा से यूज करके अपनी बेनिफिट के लिए वो उसे उससे हेल्प ले पाए। द सेकेंड पॉइंट में ये लिखते हैं क्या, तो नेक्स्ट अप इज द अंडरस्टैंडिंग द इथिकल डायमेंशन ऑफ डाटा। अब ये बात कर रहे हैं क्या, जो हमारे पास जो डेटा है, जो हमारी डेटा जनरेट होती, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, वो उसका इथिकल कंसर्न भी है, तो उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। थर्डली फिर बात कर रहा है क्या, वी नीड टू टूवर्ड एज अपग्रेडिंग आवर ह्यूमन रिसोर्स। उसके बाद क्या, शायद ये फोकस लिखा, वी नीड टू फोकस आवर अपग्रेडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब इनका कहना है। उसके बाद थर्डली हमें क्या करना होगा कि जो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मतलब जो आज की जनरेशन है, उसे क्या करना होगा, अपग्रेड करना होगा। अपग्रेड हम लोग कैसे करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके? बिल्कुल नहीं, उसमें जो है न्यू स्किल प्लस अंडरस्टैंडिंग डाल के कि आपको कैसी डेटा जो है क्या, अपनी डेटा प्राइवेसी की भी ध्यान में रखनी है। तो ये भी पॉइंट हमने सॉल्यूशंस में लिख दिया। एंड फोर्थली वी नीड टू एक्स्ट्रा कॉशन अबाउट आवर डिजिटल प्रेजेंस एंड एक्टिविटीज़। हमारी जो प्रेजेंस होती है सोशल मीडिया पे या डिजिटल साइट्स पे, तो उस पर क्या करना है, एक्स्ट्रा कॉशंस ध्यान रखनी है कि हमारा डाटा का कोई गलत उपयोग ना हो जाए। और इस पे कई सारे पॉइंट्स आते हैं। अभी तो आप बहुत सारी जजमेंट भी आई जिसमें कहा कि यदि आपकी डाटा है और आप क्या करवा सकते हो, जब उस ऐप को लीव कर रहे हो तो उस डाटा को आप इरेज करने के लिए कंपनी को बोल सकते हो। तो इस तरीके से ये पॉइंट का भी हो गया। और कहता है क्या, फिफ्थली while having cautions we should not lose upon the endless avenues to capitalize upon using the technologies and data। फिर कहता है कि हमें इतना भी कॉशंस नहीं ले लेना है कि हम क्या करें, उससे बेनिफिट अर्न नहीं कर पाए, उसे कैपिटलाइज नहीं कर पाए, जैसे आज बहुत सारी कंपनी करती है, तो हमें वो भी ध्यान में रखनी है। देन आफ्टर कहता है क्या, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन। अब देखो इनका अल्टीमेट कंक्लूजन यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से मैंने ग्रीन पार्ट किया है, और ये इंपॉर्टेंट, इसका देखो अल्टीमेट कंक्लूजन थोड़ा बड़ा है, बट आपको ये पढ़ के लगेगा वाह क्या बात है, मतलब तो ये क्या कह रहे हैं कि अल्टीमेट पे हम लोग अब है, फाइनल पॉइंट इनका क्या सोचना है अबाउट डेटा इज द न्यू ऑयल। कहता है कि टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन डेटा इज इनएविटेबल। मतलब इसको कोई अब ये नकार नहीं सकता है कि हाँ अभी ऐसा नहीं होगा। आज के दुनिया की ये रियलिटी है कि डेटा मोर एंड मोर, जिसके पास डेटा होगा वही राजा होगा, तो ये इनएविटेबल है। वी हैव टू चॉइसेस। कहता है कि हमारे पास इसके बाद 2 चॉइसेस है, आइदर टू पुट आवर हेड्स ये क्या है, इनसाइड, हाँ, आइदर टू पुट आवर हेड्स इनसाइड द ग्राउंड like ostrich or to raise our heads high like a lion। मतलब ये तो इनएविटेबल है, आपके पास 2 ऑप्शंस है, आइदर क्या कर सकते हो, आप अपना सर झुका लीजिए ऑस्ट्रिच की तरह और बस जो दुनिया में हो रहा है उसे होने रहने दीजिए, और आपके पास सेकेंड ऑप्शन है, अपने हेड को हाई कीजिए, समय की सिचुएशंस को पहचानिए और लायन की तरह उसे देख के दहाड़िए कि चलो ये चैलेंज है, ये एक्सेप्टेड है, हम भी डेटा रिवॉल्यूशन में कुछ काम करेंगे। तो न्यू चैलेंजेज हेड ऑन एंड टर्न दिस चैलेंज इनटू एन अपॉर्चुनिटी। और ये चैलेंज जो है डेटा का, उसे हम एक अपॉर्चुनिटी बनाए। द चॉइस इज योर्स बट आई वेट, तो ये कह रहे हैं क्या, बट आई वेट इट विल बी एन इजी चॉइस एंड येट चॉइस हैज़ टू बी गिवन। आफ्टर ऑल इट इज़ अ डेमोक्रेटिक ह्यूमन सिविलाइजेशन और इट
मतलब क्या कहता है कि आपकी ये चॉइस है, बट आपके पास डेमोक्रेसी, आप इसको सेलेक्ट करो या ना करो, आपके मन में है डाटा रिवॉल्यूशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। फिर उसके बाद देखो ये एक जो है नोबेल का जिक्र इसमें यहाँ पे ऐड कर देते हैं। कहता है क्या, बिग ब्रदर ऑफ ऑरवेल्स नोवेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू बिग ब्रदर ऑफ इंडियन फैमिली, बिग ब्रदर ऑफ इंडियन फैमिली टू वन हु ऑलवेज प्रोटेक्ट एंड एम्पावर। मतलब क्या कहता है, जो ऑरवेल्स नोवेल का जो है जो बिग ब्रदर, या तो आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप बिग ब्रदर बन सकते हो, या फिर आप क्या हो सकता है, बिग ब्रदर ऑफ इंडियन फैमिली बन सकते हो। ये एक पॉजिटिव वे में कनोटेशन है कि इंडियन फैमिली का जो बिग ब्रदर होता है वो क्या होता है, वो पूरी फैमिली को एक साथ लेके चलता है। तो आज इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है, वो डाटा रिवॉल्यूशन में क्या करे, लीड करे, डाटा रिवॉल्यूशन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करे, और कल दिन जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, नॉट ओनली इंडियंस, आफ्टर हमारा जो नेबर्स है, हम उसे भी इसके लिए हेल्प करें और एक प्रॉस्पर कंट्री हो। तो देख रहे हो क्या लेवल ऑफ ये कंक्लूजन था। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टिल नाउ डिस्कशन, जो बॉडी पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 4 में। टिल देन बाय बाय। दुनिया ही हो गई है बेढंग लोगों, जितनी भी कर लो लड़ाई और जंग लोगों, दिलों में नफरत के सिवा बचा ही कुछ नहीं। खोद के देख लो सीने में सुरंग लोगों, माना कि जंग कुछ मसलों का हल होता है, पर ये हल कुछ बड़े मसलों की पहल होता है। माना सरहद पार सब नहीं, मगर कुछ दिलों में तो मोहब्बत का टहल होता है, कुछ दिलों में तो मोहब्बत का टहल होता है। दो चार अपने मरे, दो चार उनके, दो चार अपने मरे, दो चार उनके, कीमती अपने हैं तो न बेकार उनके। वो तबाह कर दे घर बार हमारे, वो तबाह कर दे घर बार हमारे, हम तबाह कर दे घर बार उनके। दो चार अपने मरे, दो चार उनके। एक तरीका हिटलर का और एक गांधी का, क्या बचेगा अगर जवाब दिया आंधियों से आंधी का। हर मुल्क हर पड़ोसी ये बात सुन ले, हर मुल्क हर पड़ोसी ये बात सुन ले। कोई फायदा नहीं है सरहद पे कूदा फांदी का, चाहे कितने भी कच्चे हो सरहद पे तार उनके। दो चार अपने मरे, दो चार उनके। वो तबाह कर दे घर बार हमारे, वो तबाह कर दे घर बार हमारे, हम तबाह कर दे घर बार उनके। कुछ किताबें निकाली मैंने अलमारी से, इतिहास रंगा मिला खून की पिचकारी से।
कहीं कहीं पन्नों पे कुछ आंकड़े भी थे, कहीं कहीं पन्नों पे कुछ आंकड़े भी थे। गोलियों से मरे हैं जितने, उससे भी कम बीमारी से। जो चाहते हैं जंग पकड़ो, जो चाहते हैं जंग पकड़ो, सलाहकार उनके दो चार अपने मरे, दो चार उनके। वो तबाह कर दें घर बार हमारे, वो तबाह कर दें घर बार हमारे, हम तबाह कर दें घर बार उनके, हम तबाह कर दें घर बार उनके, हम तबाह कर दें घर बार उनके।